बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान करते हुए सेनेट इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाब कराने के लिए आइनी तरमीम लाने का ऐलान किया और साथ में उनका यह भी कहना था कि आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लेकर आएंगे और साथ साथ में जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको भी इंतखाबात में वोट डालने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, हमने उनकी तकरीर का एक मुंतखब हिस्सा आपके लिए सिलेक्ट किया, आइए सुनते हैं। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है, उनका ज़रूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्टरल प्रोसेस में, उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो एक दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सके। जो तीसरी चीज हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से खास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, एमपीज को पैसा दे के और उनकी वोट खरीदी जाती है, और जिससे सबको पता है कि क्या होता है कि वो लोग जो पार्टी में भी नहीं होते वो पैसे दे के और रिश्वत दे के आ जाते हैं सेनेट में। तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुन रहे थे और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना था कि 1970 के बाद से जो भी इलेक्शन हुआ उसमें जो पार्टी इलेक्शन हारी वो अपनी हार नहीं तस्लीम करती। आइनी तरमीम की उन्होंने बात की। ज़ाहिर बात है आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई के पास नहीं है, अपोजिशन की मदद दरकार होगी। आज की नशिस्त में प्रोग्राम के पहले से हम ये ज़रूर नुक्ता उठाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के बाद हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों और आज PDM के प्लेटफॉर्म से भी उन इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधी की वजह से उन्हें मुस्तरद किया जा रहा है। तो ये जो एक स्मार्ट मूव, एक ऑफ़र आई है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से कि अगर आपने इंतखाबी इस्लाहत लेकर आनी है, सेनेट के हवाले से भी बड़े मुतरज़ रहती हैं अपोजिशन। जब भी हमारे शोज़ में आते हैं वो कहते हैं हमारी 65 लोग खड़े हुए थे, 50 की वोट पड़े, 15 वोट 16 वोट कहाँ चले गए, क्योंकि वो खुफिया राय दही थी, इसलिए किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं धरा जा सकता और पता भी आज तक ना चल सका। तो इस नुक्ते को ज़रूर उठाएंगे। PDM का भी आज इजलास हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में उन्होंने हुकूमत से बातचीत करने के हवाले से इम्कान को रद्द कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि कोरोना की आड़ में जो PDM के जलसे हैं उनके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि पेशावर में भी जलसा करेंगे, मुल्तान में भी जलसा करेंगे, लाहौर में भी जलसा करेंगे। ये भी आज की नशिस्त में हम सवालात उठाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आएंगे तो एक इंटरेस्टिंग फाइनल हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, चूंकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स बहुत हार्ड है तो हमने कहा एक सॉफ्ट न्यूज़ भी आपके साथ शुरू में शेयर कर दें। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान 5वां PSL का फाइनल है पाकिस्तान सुपर लीग, और अब देखते ही है कि कौन जीतता है, क्योंकि जो भी इन दो टीमों में जीता, लाहौर या कराची, वो पहली मरतबा ये टाइटल जीतेगा। इससे पहले पेशावर, ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद जो है वो ये टाइटल जीत चुके हैं। जो पहले हाफ के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, फॉर्मर फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। आप प्रेसिडेंट है पिलडेट के और उनका चूंकि इस पर बड़ा रिसर्च है इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्टोरल लॉज के हवाले से,
उनसे भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपकी इजाजत से खुरम साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सेनेट इलेक्शन हुआ, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा मोतरज़ थे, जिसमें ये संजरानी साहब दोबारा इलेक्ट हो गए थे। आप लोगों ने अपने कैंडिडेट लाए हुए थे, हासिल बज़ेन जो मरहूम साहब अब उस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह गरी के रहमत करे। जानना चाहूँगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बात की है कि शो ऑफ हैंड से सेनेट के जो इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि चाहे जो भी हो, पीटीआई, पीएमएल, पीपी, पैसों का भी इल्ज़ाम लगता है, दबाव का भी इल्जामात लगते हैं, तो जब ओपन राय दही होगी तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। आप इस हवाले से रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार हैं? जी, असल में हम तो डर जाते हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मामले का नोटिस लेने का इंतजार देते हैं, तो जिस चीज का उन्होंने नोटिस लिया है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। तो अब ये अगर उन्होंने इंतखाबी इस्लाहत की बात की है, तो हमें ये उम्मीद है कि बजाय तकरीरों के हमारे सामने कोई मतन जो है पार्लियामान में दोनों हाउसेस में लिए किया जाएगा। वो मतन पढ़कर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना किस किस्म की इस्लाह चाहते हैं। पार्लियामान का फोरम हमारे पास मौजूद है और हम उसको बहुत संजीदगी से लेते हैं। तो अगर वहां कोई ऐसा मतन आता है तो उस पर जरूर बात भी होगी और हम अपनी राय भी देंगे। लेकिन आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत से बातचीत के इम्कानात को रद्द कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जाहिर बात है अपनी जमात के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, बातचीत नहीं होगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने उनको एज ए गवर्नमेंट मानना है, उन्होंने आपको एज अपोजिशन मानना है। अगर तमाम सियासत में रह के बातचीत के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, चाहे वो सेनेट के लिए इंतखाबी इस्लाहात हैं, चाहे वो दीगर मामलात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, बात आगे कैसे बढ़ेगी? खुरम दस्तगीर साहब जी। खुरम साहब, ये सवाल आपसे। गलबन मेरी आवाज शायद खुरम साहब को तक नहीं पहुंची। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से भी जो है वो इसका जवाब ले लेता हूं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपने बड़ा इस पे काम किया इलेक्टोरल लॉज रिफॉर्म्स के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलानात किए हैं, आपके सवाल से क्या राय है? एक बेहतर हो जाए अगर बातचीत हो जाए और सेनेट का जो एक इशू आता है वो रिजॉल्व हो जाए, और ई वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी, इसके कुछ ट्रायल्स भी हुए थे 2018 के इलेक्शन से कबल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीटीवी व्यूअर्स को कुछ बताएंगे आप, अहमद बिलाल महबूब साहब? जी, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। ये जो सेनेट के इलेक्शन के तरीकेकार के बारे में बात हुई है, जी जी, इसमें दो पॉइंट्स हैं क्विकली। एक पहली बात तो ये है कि एक सोच का फर्क है कि अगर आप अपने लेजिस्लेटर्स को क्या कोई हक देना चाहते हैं या आज़ादी देना चाहते हैं कि वो कुछ वोट अपनी मर्जी से भी कर लें, जैसे कि हमारे मौजूदा दस्तूर में ये मौजूद है। अब स्पीकर का इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, उसमें भी वो खुफिया रायदही से अपनी मर्जी से वोट देते हैं। लेकिन अब तीनों सियासी जमातों में तकरीबन इत्तफाक के राय पाया जाता है कि वो मौजूदा तरीके इंतखाब से मुतमईन नहीं है। जी, तो अगर वो उसको तब्दील करना चाहते हैं इस तरह से कि जितने भी मेंबर हों वो अपनी अपनी पार्टी को ही सिर्फ वोट दें, तो फिर ये मेरे ख्याल तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। फिर जो तरीकेकार इख्तियार किया गया है ना इस वक्त अपनी रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन के लिए और रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज के लिए, वही तरीका हो जाए कि जितने आपके सूबाई असम्बली में मेंबर हों उसी निस्बत और प्रोपोर्शन से फिर आपको सेनेट के अंदर भी मेंबरशिप मिल जाए। तो ये तकल्लुफ की भी कोई जरूरत नहीं है कि जब आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है। तो मेरी राय तो ये है कि लेकिन अहमद बिलाल साहब, कतक लाइव के लिए माजरत, फिर वो जो एक मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात का लग जाना, फिर मेमरान का इधर से उधर चले जाना, इसका कला कमा कैसे मुमकिन है? देखिए, ये एक तो ये बहुत थोड़े से केसेस होते हैं को हर दफा 2 या 3 मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पार्टियों के जो कैलकुलेशन है उनसे हट के लोग मुंतखब हो गए हैं जी। और वो भी कोई लाजमी नहीं है कि पैसे दे के ही मुंतखब हुए हों। हो सकता है कुछ लोगों ने वाकई उनको जेन्युइनली सही समझाओ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोहसिन लगारी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे जी, वो पंजाब असम्बली के पहले, उससे पहले वो एमपीए थे। जी जी जी, वो जेन्युइनली पंजाब असम्बली में इतने पॉपुलर थे कि बावजूद इसके वो इंडिपेंडेंट थे, वो इलेक्ट हुए। उन्होंने टका एक पैसा नहीं खर्च किया, किसी को चाय भी शायद मुश्किल ही पिलाई हो। तो ये कहना मेरे ख्याल में एग्जैजरेटेड है। अच्छा। उसकी वजह से पूरे सिस्टम को लपेटना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है।
चले, मैं ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आपसे दोबारा पूछता हूँ, जरा मैं शंदाना का भी ओपिनियन इसमें शामिल कर लूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एज ए लेजिस्लेटर आपकी क्या राय है। खुर्रम साहब ने तो कहा है कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है उसकी हालात ख़राब हो जाते हैं। आप लेकिन उनका पार्लियामान में अगर ये मामला लाते हैं, वो मेरा सवाल थोड़ा सा मेरे ख्याल में जवाब नहीं सुन पाए, लेकिन खुर्रम साहब से आपके जवाब के बाद लूँगा कि पीडीएम ने तो हर किस्म की बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ सकता है? योर थॉट्स, आप समझती हैं इलेक्टोरल लॉज में चेंज आना चाहिए? और अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं फिर तो वो कोई अपनी ज़मीर की आवाज़ या अपनी मर्जी व मंशा से वोट नहीं कर सकेगा अगर इतनी ज़्यादा हदूद व कयूद लगा दी गई। देखिए, अगर ज़मीर की कीमत 6 करोड़ है तो फिर तो नेचुरली चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी का ज़मीर 6 करोड़ में बिक गया तो फिर रह क्या गया। पार्लियामेंटेरियंस अक्सर इस बात पे गम और गुस्से में मुब्तला दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली आजकल के जी पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत नहीं है या पॉलिटिशियंस की इज्जत नहीं है। पॉलिटिशियन ना बिके ना रहे, बिल्कुल ठीक है, सही कहते हैं। MNAs की बहुत कम तनख्वाह है। आप फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह देख लें, आप कोई भी जो कंसल्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान MP1 स्केल पे हायर करते हैं वो 7-7 लाख रुपए होते हैं, और जो आपका MNA तो उसकी 1.5 लाख बेसिक तनख्वाह है, और अगर उस महीने सेशन हुआ या कमेटी मीटिंग्स हुई तो वो मिल गए, वरना वो भी नहीं मिलते। तो जो लोग मोस्टली कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। नॉट एवरीवन जी, नॉट एवरीवन, आई कैन अश्योर यू, स्पेशली यंग पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इज्जत बनती नहीं, इज्जत बनवानी होती है। ठीक बात। पाकिस्तान में क्यों ऐसा है कि फ़खर इमाम सैयद फ़खर इमाम साहब का नाम तो इज्जत से लिया जाता है, लेकिन मैं आपको 10 ऐसे नाम बताऊंगी जो नाब में मुलविस हो या ना हो, उनका नाम कोई इज्जत से नहीं लेता। ठीक है, तो आवाम सोई हुई नहीं और ना लोग सोए हुए। हर किसी को पता होता है कि आप उठे एक दिन, आपके पास करोड़ नहीं थी, परसों आपके पास 50 पजेरो आ गई। ये कैसे होता है? एक शादी में 50 पजेरो किसी को मिलती है। आपको पता है मैं किस शादी की बात कर रही हूँ, बट चलें, मैं थोड़ी सी खुर्रम साहब की बात कहना चाहती हूँ। मुझे PMLN की बहुत सारी बातें पसंद हो ना पसंद हो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक चीज़ मुझे पसंद है उनका डिसिप्लिन। वो चाहे उनको उसकी तरफ ले जाए, जैसे हम क्या कहते हैं ना, रिडिकुलसनेस की तरफ। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है ये मैं सुनती आ रही हूँ हर TV शो में, जी प्राइम मिनिस्टर जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो ख़राब हो जाती है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये इसको ख़राब होना कहते हैं तो फिर अल्लाह करे सारा पाकिस्तान इसी तरह ख़राब हो कि PM नोटिस लेता है, चीज़ ठीक होती है। एहसास प्रोग्राम देख लें, 1000 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, NCOC देख लें, लोकस्ट का देख लें। लोकस्ट के कितना आपको याद है, हमें अटैक से खदशा था, किधर है वो लोकस्ट, किधर गई टिड्डी दल? जब से PM ने नोटिस लिया, इसी तरह चीनी देख लें, आटा, हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता महंगाई अपनी जगह पे आ रही। देखें ये हुकूमत जिन माफिया से लड़ रही है आप सोच नहीं सकते, और उस माफिया का नाम है PDM। माजत के साथ, माफिया का नाम है PDM। सुने सुने, जो इनके प्राइवेट सेक्टर के बेनिफैक्टर्स हैं वो मालदार लोग हैं। और PDM का हेड कौन है? वो बंदा जो कहता है कि मैं इलेक्शन तो नहीं मानता, बट मेरे बेटे को डेप्यूटी स्पीकर बना दो, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दो। ये आपने कैसे ना मानना हुआ? तमाम MNAs बैठे हुए नेशनल असेंबली के सिलेक्टर्स हैं, तो आप हवा से आए हैं? आप कहाँ से हैं? मतलब आप फिर खलाए मखलूक तो आप ही है ना, कि ना आपने वो नहीं आ सके ना मौलाना फजल रहमान साहब तो। एग्जैक्टली, नहीं जो आए हुए हैं वो भी तो यही कहते हैं। खुर्रम साहब भी है ना, MNA है ना गुजरांवाला से। देखें, मैं आपको एक मजे की, अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है। हाँ, कल आपने देखा होगा अमेरिका की प्रोटेस्ट जो थी, एक दूसरे का लोग मुंह नोच रहे थे वॉशिंगटन DC में, और वो प्रोटेस्टर्स बाइबल की पूरी एक स्टैक पे हाथ रखने को तैयार है कि जी चोरी हुई है। उधर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कह रही चोरी नहीं हुई, रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, सिवाय एक रूडी जूलियानी के, जो वो हमारे मोदी साहब है अमेरिका के। बाकी उधर जो पागलपन हो रहा है, तो अगर अमेरिका में हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता? अच्छा, मजे की बात है कि पिछले 40 साल से सारे इलेक्शन साफ शफाफ थे। बांग्लादेश आपसे एक इलेक्शन में छूट गया, लेकिन वो आपने रिजल्ट नहीं माना। जिसमें आप जीतते हैं वो इलेक्शन साफ शफाफ है, और जो PTI जीतती है वो गलत है। सो देखिए, इस बयानिए का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, उस सवाल आपके पास मैंने रखा था, आपने कहा पार्लियामान में आएंगे तो इस मामले को देख लीजिएगा सेनेट के हवाले से, लेकिन आज PDM के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत से बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया है। सवाल यही था कि अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी राय दीजिएगा, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए आपके ख्याल में, हक राय दही। खुर्रम साहब, ये है कि हमने जब भी इस हुकूमत से बात की है, इस हुकूमत ने हमारे ऊपर NRO मांगने का इल्जाम लगाया और तमाम गुफ्तगू जो है बंद हो। तो अगर इस मामले में भी हमने गुफ्तगू शुरू की तो मुझे यकीन है कि फॉरेन मिनिस्टर भी पहले की तरह खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तो NRO मांग रहे और हम इनको NRO नहीं। इस वजह से ही जो हुकूमत की अपनी पैदा की गई आबादी है उसकी वजह से नहीं हो सकती, और ऐसी हुकूमत जो मुस्तकिल तौर पर ऑपोजिशन के ऊपर हमला आवर है,
पंजाब में, पूरे पंजाब में इस वक्त है वो नून कैबिन पर हमलावर है, उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके खानदान को घसीटा जा रहा है। जब ऐसा माहौल हो तो जो वाकई सीरियस इशूज है इस हुकूमत के, वो कैसे हम डिस्कस करेंगे? हमने मौलाना जिस तरह में बात की है ना, तो हुकूमत को भी करना पड़ेगा कि जनाब तरह डील कर कानून बना ले। आज मीडिया तो अपना मिसाके पाकिस्तान और उसके साइज लगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है दूसरे इदारों दाखिल नहीं चाहिए। सिर्फ जो है वो खरीद तो पता ही होती वोटों की, भी चलती है। खुर्रम साहब, आपकी जरा आवाज कट के आ रही है, हम आपको टेलीफोन पर लेते हैं ताकि आपकी आवाज हमें भी सही आ सके और व्यूअर्स तक भी आ जाए। इस दौरान मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से जानना चाहूंगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, बताइएगा, ये जो शानदाना साहब ने कहा कि फिर वो 6 करोड़ रुपए की बोली की बात होती है, फिर दीगर ऑफर्स की बात होती है, फिर अननोन प्रेशर्स आ जाते हैं, तो वो भी चूंकि हालिया मिसाल तो सेनेट के इंतखाबी की दी जाती है कि इनके नंबर ज्यादा थे फ्रैंकली स्पीकिंग, और खड़े भी हुए थे करारदाद के वक्त। जब वो डब्बे में से वोट निकले तो वो फिर 50 की फिगर या 52 की फिगर नहीं हासिल कर सके, तो फिर बहुत से सवालात उठे थे। तो वंस फॉर ऑल सेटल नहीं हो जाना चाहिए अहमद बिलाल महबूब साहब? अनवर साहब, वो जो वोट की बात है ना, उसके ऊपर तो लोग जरा थोड़ी सी बारीक बीनी से नहीं देखते। जो लोग खड़े हुए थे वो तो उसकी हमायत में हुए थे कि हाँ ये बात डिस्कस होनी चाहिए जी। उसकी हमायत में लोग खड़े हो गए थे। लेकिन अब इसके हक में वोट देना है या नहीं देना, ये खुफिया राय दही से था, वो मुख्तलिफ सवाल था। तो ऐसा नहीं था कि वो एक ही सवाल के लिए वो पहले सामने खड़े हो गए थे। सवाल ये था कि क्या अदम एतमाद की तहरीक टेबल की जाए, इस पे खड़े हो गए थे सारे लोग। जी, उस पे हो जाए, टेबल की जाए, लेकिन ये कि अब उसके मैं हक में वोट दूंगा तो उसके खिलाफ वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे चूंकि बात हम इस तरह से करते हैं अपने बात को साबित करने के लिए, तो फिर वो इस तरह कह दी जाती है। लेकिन अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये अगर एक दो लोग ऐसे हैं भी जो बिक जाते हैं, जो गलत होते हैं, तो पीटीआई ने एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की थी पिछले इलेक्शन में कि उन्होंने ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। हकीकत यह है कि सिस्टम्स ऐसे ही इवॉल्व होते हैं, बजाय इसके कि आप जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर, तो अब आप बजाय इसके कि उन लोगों को जो गंदे अंडे हैं उनको निकाल के फेंके, अब पूरे गंदे अंडों की निशानदेही कैसी होगी सर? सवाल तो ये है ना। परसों भी मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ शो में थे, तो मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने सेनेट की एग्जांपल दी, तो मैंने कहा फिर आप लोगों ने खुद इत्तेसाबी क्यों नहीं किया? उनका हम कैसे, हमें तो पता ही नहीं चला वो खुफिया रायदही में किसने हमारी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, तो हम सब पे तो इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वो गंदे अंडों की निशानदेही का फिर क्या तरीकाकार है? देखिए, एएनपी ने भी ये काम पहले किया था और पीटीआई ने भी किया था कि जब ये वाकया कहीं होता है तो पार्टियां अपने अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए 90% एक्यूरेसी के साथ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये चीजें इतनी खुफिया नहीं रहती। लेकिन वो पब्लिक शेमिंग नहीं होती ना, वो छुपा ली जाती है। ये पब्लिक शेमिंग अच्छी नहीं होगी ताकि आइंदा लोग फिर इस चीज से गुरेज करेंगे ऐसे रुझानात से? नहीं, इसमें तो शेमिंग का सवाल ही नहीं है। इसमें तो आपने लेजिस्लेटर्स को रोबोट बना दिया है कि वो आप बटन दबाएंगे जैसे वैसे वो चलेंगे। अच्छा। आपने यानी इसमें तो उनकी आजादी है, जो इजहार है, अच्छा, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है वो खत्म कर देंगे। मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अगर आप पार्टियां ये चाहती हैं और पार्टियों के सरबराह ये चाहते हैं कि उनकी जो पावर्स हैं ऑलरेडी वो कम है और भी उनके अंदर इजाफा हो जाए, लेजिस्लेटर्स के ऊपर उनका कंट्रोल ज्यादा हो जाए, तो फिर ठीक है, ये कर लें। लेकिन फिर उसके लिए शो ऑफ हैंड्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स का तकल्लुफ की क्या जरूरत है, वो तो आपके पास पहले से मौजूद है, वो सिस्टम आप उस पर। ठीक है, अब जरा उसका भी जल्दी से जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो समुद्र बार पाकिस्तानी है, आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक कामयाब तजर्बा होगा अगर पाकिस्तान में इसको बगैर पर्ची के? यही होता है ना, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक वोटिंग में क्या बुनियादी फर्क है? देखिए, बायोमेट्रिक में तो आप सिर्फ वो आपको आइडेंटिफाई करता है, अंगूठे का निशान रखते हैं, ठीक है, उंगलियों का निशान रखते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है। नादरा में आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके थंब इम्प्रेशन का, उससे मैच होता है, तो इसका मतलब है कि आप वाकई वो आदमी हैं जिसका नाम लिखा हुआ है वोटर लिस्ट में।
ठीक। तो वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, शनाख्त के लिए। अब बाद में जो वोट कास्ट करना है, वो बजाय इसके कि आपको एक पेपर बैलेट दिया जाए, आप उसके ऊपर एक मोहर लगाएं ठीक। और फिर उसको तय करके आप डालें, आप एक मशीन पड़ी होगी, उसके ऊपर तमाम उम्मीदवारों के नाम भी होंगे और उनके सिंबल भी होंगे, एक बटन जिसके ऊपर आप वोट करना चाहेंगे वो दबाएंगे और वो वोट हो जाएगा। तो ये अच्छा फुल ये- प्रूफ नहीं है? नहीं, ये फुल प्रूफ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में तो कोई 20-25 साल से काम चल रहा है ना, अच्छा। तो वहां पे भी ये शक्कू को शुबात पैदा हुए और सबसे बड़ी राय ये दी जाती थी कि साहब इस पे पेपर बच जाता है, हाँ। पेपर का कोई इस्तेमाल नहीं वो है। अक्सर ये होता तो है वहाँ कि जी वो इतने बैलेट शकूक बक्सेस पैदा हुए। गायब हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वो इशू खत्म हो जाएगा ना जी। नहीं जी, नहीं, वो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, इस पे पेपर भी लाए, तो अब अच्छा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ पेपर भी होता है, तो वो पेपर भी रखा जाता है, वो रिकॉर्ड रखा जाता है। अब वहाँ पे कई दफा ये शक पैदा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो चिप होती है, उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है छोटा सा, वो प्रोग्राम को किसी ने अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो वो एक मैसिव रिजल्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। ये उस मुल्क का हाल है जहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन पे हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एतमाद है, और हमारे यहाँ चूंकि एतमाद का हाल बहुत कमजोर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ मशीन आएगी तो यहाँ बहुत उसके ऊपर एतराजात उठेंगे और बहुत उसके ऊपर शकूक व शुबात पैदा होंगे। तो हम जो हासिल करना चाहते हैं कि वो हासिल नहीं कर इलेक्शन पाएंगे। होगा, आपका नुक्ता नहीं ये वो होगा, हासिल नहीं कर पाएंगे। और जरा मैं खर्च बहुत बड़ा है। जी जी 30 मैं साल पहले 45 बिलियन रुपीस का एस्टिमेट था। अच्छा, अब 45 मेरा अरब ख्याल है रुपए। उससे 2 गुना हो गया होगा। शानदार तो साहब, भी ये एक बड़ा जो मसला है। जी मैं जरा आपसे उनका भी जवाब लेता हूँ। शानदार साहब का खुरम साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप लोगों की आवाम को बता दूं, व्यूअर्स को, कि वो हमारी फ्रीजिंग हो रही है, हम उनको टेलीफोन पे रब्ता करने की कोशिश करें लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो काइंडली फ़ोन अपना उठा लीजिए। शानदार साहब वो कह रहे हैं इसमें भी इशू आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, इसको भी, सिस्टम को, चिप को अगर करप्ट कर दिया जाए तो मैसिव एक्सेसिव वोटिंग हो जाएगी किसी खास बंदे या पार्टी के लिए। तो फिर क्या ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें ये शकूक व शुबहात, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, मुबैना इल्ज़ामात सब खत्म हो जाए? शुक्रिया अनवर साहब। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब को बहुत अरसे से जानती हूँ और काबिल एहतराम है, लेकिन माजरत के साथ इनकी आइडियाज़ जो हैं, ये जो आखिरी वाली बात थी, मैं दो बातों पे ज़रा अपने आप को फोकस करूँगी। जो आखिरी उन्होंने बात कही इलेक्टोरल वोटिंग फ्रॉड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो एग्जैक्टली आज रूडी जूलियानी ने कहा है, विच इज़ फॉल्स। CNN ने ये कहा कि रूडी जूलियानी ने रिपोर्ट दी कि जी क्योंकि माइक्रोचिप्स बने थे चीन में हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के, और वो वोट्स काउंट वेनेजुएला में हो रहे हैं। वेनेजुएला और चीन तो हमारे दुश्मन है, इसलिए फ्रॉड हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। देखें, फुल प्रूफ मेथडोलॉजी दुनिया में है। देखिए, पाकिस्तान ने अब फैसला करना है कि जर्मनी बनना है कि हमने पीछे जाना है। आपने आगे बढ़ना है तो आपको डेफिनेशन से निकलना होगा। ईरान को लोग थियोक्रेसी कहते हैं, सऊदी को मोनार्की बोलते हैं, इंडिया को डेमोक्रेसी कहते हैं, तीनों गलत। ये कहने की बातें होती है। अगर आपने मुल्क में सिस्टम लाना है, आपकी फौज में, आपकी एयरफोर्स में, आपकी नेवी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल्स नहीं है, आपका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स हम कर सकते हैं लेकिन वोटिंग मशीन्स नहीं आ सकती पाकिस्तान में, ये मानने की बात है। वो कह रहे हैं वोटिंग मशीन आने के बावजूद 45 अरब रुपए का खर्चा आएगा और फिर भी वो खर्चा शकूक व हाँ, शुबहात तो रहेंगे। ना शकूक शुबहात उस पर रहेंगे, जो वो करेगा, जो हारेगा, वो चाहे हम हो चाहे कोई और हो, वो तो सारी उम्र होता रहेगा। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फुल प्रूफ सिस्टम्स भी होते हैं, दुनिया में हैं, और अगर 45 अरब खर्चा है तो हो चाहे ना, क्या फर्क पड़ता है। आप 45 अरब इन गंदी गंदी सड़कों पे बना रहे, ब्रिजेस पे पैसे लगा रहे जिस पे कोई नहीं जा सकता सिवाय उसके। पाकिस्तान में कितनी फीसद पॉपुलेशन के पास गाड़ियां हैं जिनके लिए सड़कें बनती हैं? लेकिन सड़क तो तरक्की का पहला जीना होता है ना। हाँ, तो सड़क वहां बना है ना जहाँ लोग रहते हो ना। अब अपने घर से अपने हलके तक जाने के लिए सड़क बनेगी तो वो तो आवाम के लिए कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है। वहां पे सड़कें बनाए जहाँ से इंडस्ट्री लग सकती है या इंडस्ट्री लगी हो, यहाँ पे आबादी हो, सिर्फ अपने घर से हल्के लिए जाने के लिए तो सड़कें नहीं बनती, और खासकर मोटरवेज। अच्छा, दूसरी बात, देखिए, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को आज़ाद भी होना चाहिए, जी, उनकी और खुदमुख्तारी भी होनी उन्होंने चाहिए, कहा। उनकी आज़ादी सोच भी होनी चाहिए, आज़ादी एक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त हमारा सिस्टम है ना, ये आज़ादी चोरी है, ये आज़ादी डाके, ये खुले रोज के डाके हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, शो ऑफ हैंड्स, एक एग्जांपल उन्होंने दिया, इस तरह 10 और आइडियाज आ सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स तो रिवर्स में भी हो सकता है कि जी जिसको जितवाना है उसकी पार्टी के लोग ना आए, बात खत्म, या जिसने पैसे ले लिए वो ना आए तो वो फिर जीत जाएगा। इशू ये नहीं है।
क्या हम धांधली ज़्यादा सिस्टम जो है हमारा, और क्यों सेनेट में कौन नौजुबिल्ला पैगंबर तो नहीं बैठे, मेरे और आपकी तरह इंसान बैठे हैं ना। उनका इलेक्शन तरह नेशनल असेंबली का होता है, प्रोविंशियल असेंबली काउंसलर्स का होता है, सेनेटर्स को क्यों ना हो। सेनेट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इट इज अ सिंबल ऑफ द फेडरेशन। और इसकी ये हाथ है डिसिप्लिन की। मुझे बताएं, जो 20 MPs ने पेशावर में पैसे लिए थे, जिन सेनेटर्स को बनाया था सेनेटर उस जमाने में, वो क्या पीटीआई के, या पीटीआई की जो अवाम उस वक्त वोट दिए थे, पीटीआई के जो पेशावर की जो हम लोग थे, मेरे तो वो सेनेटर्स नहीं है, मेरे तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनडायरेक्ट क्या, वो तो मेरे हैं ही नहीं। बस 6-6 करोड़। और पता है जो सबसे मजे की बात, कि एक एक MP जिसने पैसा लिया था उसकी वीडियोस इमरान खान साहब को भी साथ भेजेगी कि जी ये देख लो, ट्रायम्फ हमारा। So this is not acceptable anymore. खुरम साहब से हमारा राब्ता चूंकि मुनक़ता हो गया। मायजा हमीद साहिबा ने, वी आर वेरी थैंकफुल टू मायजा हमीद गुजर साहिबा, MNA है, PMLN से आपका ताल्लुक है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मायजा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मायजा साहबा शानदाना साहबा हैं और अहमद बिलाल सूफी साहब हैं। हम ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहमद बिलाल महबूब साहब, क्योंकि अहमद बिलाल सूफी साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब के नाम भी बड़े मिलते मिलते हैं, माजरत अहमद बिलाल महबूब साहब। मायजा आप क्या कहेंगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है, सेनेट में शो ऑफ हैंड के तहत आईनी तरमीम कर ली जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया जाए, PMLN का इस पे क्या मौकफ है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज कहा है कि इस पे वो तरमीम लाना चाहते हैं ताकि ये फर्स्ट जो क्रिएट होती है हर इलेक्शन के बाद वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। लेकिन PDM तो कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो अगर कोई भी इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें फिर जो हार जाएगा वो इतराजात उठाता रहेगा। बातचीत से इस निजाम को ठीक करेंगे तो फिर कोई हम शफाफियत की तरफ आगे बढ़ेंगे ना मायजा साहबा। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो थी GB के इलेक्शन जी। और GB के इलेक्शन से पहले तो इमरान खान साहब को कोई याद नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या शो ऑफ हैंड। अब सेनेट के इलेक्शन करीब हैं और उनको लगता है कि शायद उनके साथ ही धांधली ना हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स होने चाहिए। सो ये तो नहीं हो सकता कि आप तजावीज़ पेश करते हैं पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर। पार्लियामेंट का मतलब ये भी होता है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना। पार्लियामेंट का मतलब ये भी होता है कि ऑपोजिशन के साथ बातचीत करके, डिस्कशन करके जो है एक चीज को जो है कौम के सामने रखना। तो अगर एक फाशिस्ट हुकूमत है और वो समझती है कि हम लोग तजावीज़ भी देंगे, हम ऑर्डर भी देंगे, हम लोगों को इंतकाम का निशाना भी बनाएंगे, लोगों को जलसे जुलूस भी नहीं करने देंगे, और जो हमारा वर्ड होगा वो दैट विल बी द वो ही कमांड होगी, तो फिर तो आप समझ जाएं कि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब ये अभी कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन की वजह से, अदरवाइज ये इम्प्लीमेंट करने वाली बात होती तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करते, और ऑन बोर्ड ऑन द फर्स्ट डे करते, नॉट ओनली ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। आपको पता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस कितने आई हैं, इसीलिए आई है ताकि पार्लियामेंट को सब पास किया जाए। तो आई डोंट बिलीव के जो मुल्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जो बात करता है उसको वो इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में करता है। खैर शानदाना साहिबा, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, बट माय पॉइंट इज कि देखें, एक तो ख्वाब दिखाना होता है और एक इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है जमहूरियत में कंसेंसस की जरूरत होती है। कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? मेरा सवाल ये, जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि सेनेट इलेक्शन आ रहा है तो वो करवाना चाह रहे, तो ठीक है ना, आप लोग भी चाहेंगे। आप लोग भी तो लास्ट टाइम सेनेट इलेक्शन में, जो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में आप लोगों को बड़ी हिट पड़ी थी, आप लोग के सेनेटर्स ने आपकी पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया, तो उनकी आप निशानदेही नहीं कर सके, तो ये तो आपके फायदे की बात नहीं है। देखिए, फायदे की तो हर चीज, GB के इलेक्शन में अगर धांधली ना होती उसमें भी हमारा फायदा था, लेकिन उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं आया कि उन्होंने वो तो शुक्रिया अदा कर रहे थे अवाम के एतमाद का, कि उन्होंने एतमाद किया, और आज कहा कि मैं सूबा इसका अबूरी सूबे का स्टेटस दूंगा। सरापा एहतजाज है, जो रियलिटी है वहाँ पे अवाम तो सरापा एहतजाज है, और जो इन्होंने प्री पोल रिगिंग की है वो भी अवाम के सामने है। अच्छा। तो ये कहना कि हम नया पाकिस्तान है और हम जो कहते हैं किताबी बातें करते हैं और हम कहते हैं कि हम नया सिस्टम ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, ये बातें सिर्फ करने की हैं। अगर आप अपने जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इंतकाम का निशाना बनाएंगे चुप कराने के लिए, उनके जलसे जुलूस बंद करेंगे। लेकिन वो मायजा साहब, जलसे जुलूस पे आपसे जल्दी से सवाल कर लूं, आज आप समझती हैं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस तनाज़ुर में जलसे जुलूस होने चाहिए? डू यू सिंसियरली बिलीव? देखिए, आई बिलीव कि पहले तो हुकूमत को सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए थे।
कोरोना के सिलसिले में। खैर अगर उन्होंने नहीं लिए और उस पर भी उन्होंने कंसेंसस बिल्ड करने की कोई तकलीफ नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, तो और इनकी कंसंट्रेशन रही सिर्फ इसी चीज पे कि ऑपोजिशन से बदले किस तरह लिए जाएं। दूसरी बात यह है कि हमने क्लियरली ये पॉइंटेडली कहा है कि हम जलसे करेंगे, हमारा राइट है जलसे करना, हमारा राइट है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराना, लेकिन हम पूरी तरह एसओपीज फॉलो करें। एसओपीज कहाँ फॉलो होते हैं माजिद साहब? आपने जिसके भी जलसे हो, मैं किसी खास जलसे की बात नहीं कर रहा, कहाँ फॉलो होते हैं? लोग से लोग साथ खड़े होते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना होता, विजुअल सारे बता देते, कहाँ फॉलो होते हैं? आप मानती हैं कि फॉलो होते हैं? आम लोग नहीं फॉलो? अनवार साहब, मैं आपसे शंदाना साहिबा हुकूमत में हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये कंटेनर रख सकते हैं अवाम को जो है जलसे जुलूस के अंदर आने से, तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि अवाम से एसओपी फॉलो करा लें। अच्छा, और अवाम को मास्क दे दें, अवाम के लिए जो है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करा सके, क्योंकि कोरोना तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अब ये तो नहीं है कि ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो हुकूमत को इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस ढूंढनी चाहिए ना, शानदार साहिबा। कहते हैं कि जो हुकूमत है, ऑपोजिशन है, वो मुंह बंद करके बैठ जाएगी। वो कह रहे हैं अपोजिशन मुंह बंद करके, जी जरा जवाब सुनिएगा, कह रहे हैं अपोजिशन मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती। और यही बात खुरम साहब भी कर रहे थे, उनकी चूंकि फ्रीजिंग आ गई थी कि जी इंतकामी आप लोग सियासत कर रहे हैं, माहौल ही मुआफिक नहीं, हम कैसे बैठे हैं? माइजा भी इक्विंग द सेम व्यूज। देखें, अगर पीडीएम अवाम से जेन्युइन है, अगर इनको अवाम से खुलूस है, मुखलिस है अवाम के लिए, तो ये जलसे नहीं करेंगे, ये उल्टा पॉलिटिकल गैदरिंग्स करेंगे छोटी छोटी। तब ये सब मालदार एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स, जो हम जिसको हम कहते हैं ना आपके एलीट पाकिस्तान के, वो बैठे आपस में, अगर क्योंकि उनको बीमारी होती है, उनको अस्पताल का बेड भी मिलता है, उनको दवाई भी मिलती है, उनको इंजेक्शन भी मिलती है। जो लाखों लोग निकालते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, जो उनके साथ तबाही फिरती है, मुझे सिर्फ उनकी फिक्र है। अब ये इनके हाथ में, गवर्नमेंट ने बैन डाल दिया, पीडीएम को कैसे आप बंद कर सकते? जो कहना चाहती, सारा दिन सोशल मीडिया इनके हाथ में। आज तो उन्होंने कहा हम तो 22 नवंबर पेशावर का जलसा करेंगे, तो फिर तो ये करें, तो फिर उनको कौन रोक सकता है? बस फिर ये एटलीस्ट अवाम को पता चल जाए कि जी मुखलिस कौन है, कौन मुखलिस नहीं है। और बाय द वे, पैंडेमिक इज नॉट हियर टू स्टे। पैंडेमिक वबा को कहते हैं, ये 100 साल बाद आई है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इससे हमने लड़ना है, इससे हमने, देखें जर्मन टीवी ने कल एक ऐड निकाला कि जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से हम इसको मुशाबिहत दे रहे हैं। फर्क ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में लोगों से कह रहे थे कि बाहर निकलो, अब हम कह रहे हैं घर पे बैठो जी। तो अगर जर्मनी एक छोटा सा मुल्क अपने अवाम के लिए ये कह रहा है, तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं माजरत के साथ। और जहां तक बात रही जी धानली की, जीबी की इलेक्शंस पे जो नाराज है, वो फिर हमें ये भी लिख के दे दे कि पीपल्स पार्टी वाले कैसे जीते, नून वाले कैसे जीते, इंडिपेंडेंट कैसे जीते। कह रहे प्री पोल रिगिंग हुई है जीबी तो प्री पोल रिगिंग, सरापा एहतजाज है। नहीं ना, सरापा कौन एहतजाज है? आप जरा जीबी में भी जाएं, जरा देख लें। आप कह रहे हैं गिलगित में पीपल्स पार्टी ने धरना तो दे के बैठे हैं। पीपल्स पार्टी जी, तो जो आपके तो 2-3 लोग जीते हैं, तो फिर वो कैसे जीते? अच्छा माजिद साहब, अहमद बिलाल महमूद साहब, आपसे सर इस तरह पॉलिटिकल सवाल भी मैं करूंगा, फिर माजिद साहब आपके लिए मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अहमद बिलाल साहब, ये कैसे तय कर लिया जाए? आपने भी पाकिस्तान के बहुत से सियासी मदोजजर देखे हैं, माशाल्लाह आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी पेश रहे हैं। जो इलेक्शन हारता है वो कहते हैं धांधली हुई है, जो जीतता है वो कहते हैं शफाफ है। और ये मौजूदा जीबी के इलेक्शन नहीं, माजी की भी तारीख देख लें, कैसे ये सेटल हो सकता है सर, ये जो स्पिरिट है इलेक्शन की? ये मुझे बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जिस किस्म की इंतखाबी इस्लाहात का हम जिक्र कर रहे हैं ना जी, उनसे तो सेटल नहीं हो सकता। फिर कैसे सेटल? हमारा मसला ये नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने पिछली दफा एक बहुत अच्छे रिफॉर्म अडॉप्ट की थी, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और वो अच्छी एक टेक्नोलॉजी बनी थी, RTS सॉफ्टवेयर बना था, RTS जी, और वो चला था, और फिर वो अचानक बैठ गया था, कोलैप्स हो गया था, अनाउंस किया गया कोलैप्स हो गया। उसके नतीजे में 3 दिन तक रिजल्ट नहीं पहुंचे थे पोलिंग स्टेशनों से रिटर्निंग ऑफिसर तक। असल प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, और उसके अंदर बहुत ताकतवर अनासिर हैं जो इलेक्शनों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो असल मसला वो है, ये जो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आए और ये बायोमेट्रिक मशीन ले आए, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जहां वो बड़ा मसला जब तक हल नहीं होता, ये छोटे मसले रिफॉर्म नहीं करेंगे सिस्टम को, बल्कि वो शायद और एग्रेवेट कर दें। जैसे आसान काम हो जाएगा ईवीएम के जरिए मैनिपुलेट करना इलेक्शन को, तो वो कर लेंगे,
और पता भी नहीं शायद बाद चलेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि ये कुछ हो गया था। तो असल मसला हमारा को बुनियादी कुछ और है। अच्छा, उस पे मैं कुछ ज्यादा क्या बात करूं, लेकिन वो जब तक ठीक नहीं होगा तो उस वक्त तक ये छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत अच्छी है। हमारा वैसे ओवरऑल आप देखें ठीक। तो जो इलेक्शन का जो सिस्टम है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटेड पावर्स हैं, वो दुनिया के बेहतरीन इलेक्शन कमीशन से आप उनका मुआवजा कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया नहीं कर सका कि अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को बाई पार्टिजान प्रोसेस से अपॉइंट करे, यानी दोनों पार्टियों के इत्तेफाक लेकिन हम करते हैं, लेकिन फिर हम हमने उन्हीं ये के जो कर लिया। करते हैं उन्हीं के तहत जो हमने इंतखाब आते हैं करने उनके के नताइज को नहीं बावजूद मानते। हमारे करने के बावजूद एतमाद नहीं है सिस्टम पे। एतमाद नहीं है। मैं तो माजिद साहब फिर आपसे एक कहूंगा और बुनियादी सर वजह आपने आप अहम नुकता उठाया। माजिद साहब एक और बहुत अहम सवाल मैं आपसे करूंगा। आज एक रिसर्च भी आई है कि पीडीएम, आपने चूंकि जीबी इलेक्शन की बात की, अगर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान सीट एडजस्टमेंट करते और इकट्ठा इलेक्शन लड़ते तो आप लोगों की ज्यादा सीटें हो सकती थी पीटीआई और आजाद उम्मीदवारों की निस्बत से। तो कंसेंसस आप लोगों में वहां नहीं पाया गया, जिसकी वजह से आप लोगों को 3 और 2 सीटें मिली बिल तरतीब। तो कंसेंसस अपने अंदर क्यों नहीं डेवलप हो रहा पीडीएम में, माइजा साहिबा? देखिए कंसेंसस तो है, लेकिन हमारी हर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो जमहूरियत पसंद पार्टीज है उनका अपना मैनिफेस्टो है, अपना उनका एक थिंकिंग प्रोसेस है, और हम समझते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन, ड्यू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर जगह पे। इसको मर्ज करने का मतलब ये सीट एडजस्टमेंट की बात करते वो तो लोग करते हैं ना, आप तो खुद पॉलिटिक्स को समझती हैं। मैं मर्ज की बात नहीं कर रहा, सीट एडजस्टमेंट हो सकती थी ना। जी हो सकती थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े तो ये भी एक जमहूरियत की एक अच्छी रवायत है। बात यह है कि देखें जीबी के इलेक्शन में अगर प्री पोल रिगिंग को देखा जाए और उसमें ये देखा जाए कि जो आप इनके वुज़रा जो पीटीआई के हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो जाके वहाँ पे कैंपेनिंग करते रहे और वहाँ पे हमने जो है कंप्लेन भी किया वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं है, या हम बहुत वीक पोजीशन में हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। तो आप समझ जाएं, मतलब इसके अलावा सबसे बड़ी तो उनकी जो है ना रिट होनी चाहिए उस वक्त इलेक्शन के टाइम पे। तो अगर वो ही नहीं थी तो फिर धांधली को डिनाई कैसे किया जा सकता है? अच्छा भाई, ये करिए आप इसका हल भी तो कुछ सजेस्ट करें। देखें ना, आपके दौर में भी इलेक्शन हुए। मेरी बात हल फिर मैं कहूंगी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सबने जो रिप्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में अवाम को, उन्होंने इकट्ठे बैठ के करना है। जो ये करना नहीं चाहते क्योंकि इनसे कोई चीज हैंडल नहीं हो रही। फॉर वन, फॉरेन पॉलिसी नहीं हैंडल हो रही, सेकंड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हैंडल हो रही, थर्ड कोविड नहीं हैंडल हो रहा। आप ये कह रही हैं कोविड पैंडेमिक है, जी ये एक रियलिटी है, कोविड पैंडेमिक है, बट क्या अगर आप गुजरांवाला के जलसे में हर तरफ कंटेनर रख के आवाम को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या आप पेंडेमिक के लिए कोई मेजर्स नहीं ले सकते? कोई मेजर्स नहीं ले सकते। लास्ट वर्ड बताइए, मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। माजिद साहबा जवाब सुन लीजिएगा। जी शानदाना साहबा। मैं जमहूरियत पे एक जवाब दे दूं आपको, पीडीएम पे नहीं। जमहूरियत क्या होती है? अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। बिलावल साहब को किसने मुंतखब किया है आज तक, और मरियम साहिबा को किसने किया है? ये 2 पार्टी के सरबराहान की औलादें हैं, और ये इसलिए इन लोगों ने सीटें नहीं मर्ज की क्योंकि डर ये है कि मरियम साहिबा बिलावल साहब से ना हो जाए, बिलावल साहब मरियम साहिबा से आगे ना। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विरासत का चक्कर है, ये कोई जमहूरियत का नहीं है। ये गेम सिर्फ इक्तदार के लिए लड़ी जा रही है, तो वैसे तो और ये कहते हैं आपस में लड़ते रहेंगे। पावर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बात ये पावर पॉलिटिक्स नहीं जी, करप्शन पॉलिटिक्स है। बात की जाती है और पार्लियामेंट पे हमले की भी बात की जा सकती है पावर लेने के लिए। जी जी, उस पर बात हो सकती है पार्लियामेंट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शादाना गुलजार साहब, माइजा अमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद बिलाल महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ऑफर आई है, इसका आज तो जवाब मौलाना फजल रहमान साहब ने दे दिया कि कोई बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन देयर इज ऑलवेज यू नो अ स्पेस इन पॉलिटिक्स। तो इस पर भी आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे बताएंगे तो PSL के फाइनल पे हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, और आप जानेंगे कि जो मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, तो कौन फाइनल में जीत किसकी होती है, लाहौर कलंदर या कराची की। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए।
आज का फेस मास्क कल के ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है। आज का 6 फीट का फासला कल की 6 फीट गहराई से बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात बेहतर है, क्योंकि वबा का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल में खुद बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूं और लाहौर कलंदर कराची किंग्स के दरमियान मैच हो रहा है। बड़ा फाइनल है, दो बड़े शहरों की टीमों के दरमियान रिवायती राइवलरी रही है। आलिया रशीद साहिबा वेरी फेमस नोन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानूंगा, उनका ताल्लुक भी बनता है लाहौर कलंदर से, जाहिर बात है उन्हीं को बैक कर रही होंगी। आलिया अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इस वक्त जो मैच चल रहा है तो मुझे पता है आपकी टीम कौन सी होगी, लेकिन आपका क्रिकेट का तजिया क्या कहता है? कराची जो है वो अपने होम ग्राउंड पे ट्रॉफी उठाएगा या लाहौर कराची में जाके कराची को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा? वैसे क्रिकेट के बारे में कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ स्ट्राइकिंग अनसर्टेनिटीज। योर टेक आलिया साहिबा। नहीं, अभी तो सिचुएशन जो है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि कराची बहुत आराम से थ्रू कर रहा है। अच्छा। बहरहाल अब क्रिकेट में ये नहीं कह सकते कि किसी वक्त भी कि क्या फैसला होगा, लेकिन चूंकि 11वां ओवर चल रहा है और 70 से ऊपर का स्कोर है और 135 का टारगेट बहुत कम है। यहाँ पे मुझे बस सिर्फ एक ही जो बात समझ में आती है वो ये कि या तो लाहौर कलंदर ने पिच जो है वो सही रीड नहीं की, या उनके बैट्समैन जो हैं उन्होंने ज्यादा बड़ी शॉटें खेलने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसी पिच दिखाई दे रही है डबल पेस जिसपे कि आपको प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने चाहिए थे। मगर ओपनर्स ने अच्छा किया, फखर और तमीम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश करते रहे, मगर उसके बाद हफीज का आउट होना, मुसलसल विकेटें गिरना जो है वो लाहौर कलंदर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ और वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। चूंकि उनके जो दोनों बॉलर हैं मेन, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो दोनों पेसी बॉलर हैं और वो पेस जितनी वो पेस से बॉल कर रहे हैं उतनी तेजी से स्कोर बन रहा था, इसलिए अब दूसरे बॉलर्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया। समित पाटिल ने आउट किया शर्जील को और उसके बाद से बाबर आजम की चूंकि लाइकिंग की या बाबर आजम के स्टाइल की पिच कह लीजिए, और चूंकि स्कोर बड़ा नहीं है तो उनको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, वो बड़ी आसानी से 2, 3, 4 रन करते करते वो स्कोर कर सकते हैं। तो इस वक्त 70-30 कह लीजिए मार्जिन है। तो अब आपके क्या इस वक्त जज्बात है? आपने कहा इस वक्त जो है कराची किंग्स ले जाएगा ट्रॉफी, जाहिर बात है क्रिकेट में जो है पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन कहाँ दोनों टीमें बताई जाती है कि बड़ी महंगी टीमें हैं और लाहौर कलंदर राना फवाद साहब जो हैं वो आवाम में बड़े मकबूल भी हैं अपने मखसूस स्टाइल की वजह से, और जाहिर बात है कराची किंग्स जो है उसमें बिग प्लेयर्स हैं। तो आप समझते हैं क्रिकेट में टीम सिलेक्शन, फिर पिच को रीड करना, फिर सही कॉम्बिनेशन खिलाना, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फरोग मिल रहा है? कोई नए लड़के भी सामने आ रहे हैं आलिया साहब? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है यहाँ पे तो सारा क्रेडिट आपको लाहौर कलंदर को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी के जरिए ये हारिस रऊफ आज इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं। उनकी 50 विकेटें हो गई हैं कैलेंडर ईयर में T20 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनको लेके आए हैं क्योंकि टेप बॉल ये खेलता था लड़का और उसको उठा के लाए हैं, उसको ग्रूम किया है आकिब जावेद का, बड़ा क्रेडिट है राना ब्रदर्स का। और उसके अलावा जो दूसरे एक बॉलर हैं इनके, वो भी इसमें खेल रहे हैं, फरहान जो एक बैट्समैन है वो भी खेल रहे हैं, जो ये सब वहां से आए हुए हैं। तो ये तो है कि हमें नए प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल के जरिए मिलते हैं और फिर पीएसएल से हमें वो प्लेयर्स सामने आते हैं जो कि जिनको हम नेशनल टीम के लिए पिक करते हैं। तो ये पीएसएल तो बहुत ही एक जबरदस्त इनिशिएटिव है जिसके जरिए बहुत बेहतरी हो रही है। मगर जो आपका सवाल है उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि लाहौर कलंदर ने बड़े अच्छे मैचेस पीछे जीते हैं और कंडीशंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, इसी वजह से वो फाइनल तक पहुंचे हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मगर देखें, बॉटम पे रहने वाली टीम फाइनल में आ जाए, मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल मैनेजमेंट और सबको क्रेडिट जाता है इसका। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच आलिया रशीद साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में जो भी जीते इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छी विजुअल्स हैं इसलिए हमने आपके साथ शेयर किए। सियासत में तो आपको पता है सर्द गर्म चलता रहता है, लेकिन खेल एक ऐसी चीज़ है और क्रिकेट एक यूनिफाइंग फैक्टर है पाकिस्तानियों के लिए। तो गुड लक टू बोथ कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, जाहिर बात है, लेकिन जो भी जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ये कप आएगा और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जो PSL 6 है वो PSL 5 अपने इख्तिताम के बाद PSL 6 उससे भी बेहतर और टीम्स भी आएंगी और शहरों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक जो हमारा लोकल टैलेंट है उसको हमें डेवलप करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज के प्रोग्राम में जो आपने गुफ्तगू सुनी मुख्तलिफ आरा पर मबनी, उसका फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।